नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारंग में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इस सेशन में हम देखने वाले हैं इसके झा सर का जो रेलवे ग्रुप डी के लिए जो गेस पेपर आया है, इसका बायोलॉजी का पार्ट 1 हम देखने वाले हैं। मैथ हमने पार्ट 3 आज अपलोड कर दिया है और इसी का फिजिक्स जो है 4 पार्ट में कंप्लीट हो गया है। और बायोलॉजी में टोटल 121 क्वेश्चन है, इसे हम 2 पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर जो है ये किससे संबंधित है। ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है और ये क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है। तो सेरीकल्चर जो होता है रेशम के कीड़ों का पालन से संबंधित होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर यही पीसी कल्चर की बात करता, ये किससे संबंधित है, तो ये मछली पालन से होता है। और एपी कल्चर की बात की जाए तो ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको तीनों चीज़ दिख गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कवक विज्ञान क्या है। तो कवक विज्ञान जो है ये कुकुरमुत्ता का अध्ययन को कवक विज्ञान कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कुकुरमुत्ता का अध्ययन को कवक विज्ञान कहा जाता है। तो कवक विज्ञान का आंसर हमें ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। ठीक उसी तरीके से जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत जीवाणु का अध्ययन होता है। वायरस का अध्ययन विषाणु विज्ञान का, वायरस का जो अध्ययन होता है ये विषाणु विज्ञान का अंतर्गत आता है। और पायरासाइटोलॉजी जो होता है वो पायरासाइटोलॉजी परजीवियों के अध्ययन के अधीन आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 सूची दिया गया है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि सही उत्तर का हमको चयन करना है। पक्षी को क्या कहते हैं, पक्षी जो होता है ये ऑर्निथोलॉजी होता है। ठीक है, वंशागति की बात की जाए तो वंशागति जो होता है जेनेटिक्स, यानी वंश का जो गति होता है ये जेनेटिक्स के कारण होता है। और पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है और जीवाश्म के लिए पेलियोबायोलॉजी कहा जाता है। तो इसका मिलान क्या हो जाएगा, यही आपका सही मिलान हो जाएगा। अब जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कि जीवाश्म युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एपीकल्चर शहद की मक्खी, सेरीकल्चर सिल्कवर्म, पिसिकल्चर लाख का कीड़ा, हॉर्टिकल्चर फूल। यानी कौन सुमेलित नहीं है। तो पिसिकल्चर जो है ये पिसिकल्चर क्या होता है, मछली पालन के लिए होता है। तो ये लाख का कीड़ा होता है। तो पिसिकल्चर यहाँ सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो अस्थियों का अध्ययन जो होता है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहला जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहा जाता है। तो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम का कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। तो राइबोसोम यानी कि आपका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। राइबोसोम सबसे छोटी कोशिकांग होता है। ठीक है, इसका निर्माण आरएनए तथा प्रोटीन से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो किस कोशिकांग को, तो नाभिक जो होता है, नाभिक या केंद्रक पादक जो होता है वो कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। जो इसका क्या होता है, कोशिका मास्टर होता है। तो ऑप्शन डी यानी कि नाभिक आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसका खोज की बात की जाए तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। तो कोशिका सिद्धांत जो होता है
ये विषाणु पर लागू नहीं होता। किस पे लागू नहीं होता है? तो विषाणु पर लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि विषाणु में सजीव एवं निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, अतः विषाणु को सजीव एवं निर्जीव के बीच को की कड़ी कहते हैं, इसलिए इस पे लागू नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के सेल विभाजन का? तो केवल समसूत्रण का प्रयोग किया जाता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत करने के लिए समसूत्रण विभाजन की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? केवल समसूत्रण विभाजन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, समसूत्रण विभाजन जीवों के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो जैव कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या होता है? यानी ऊर्जा गृह, यानी कि पावर हाउस कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो डीएनए का क्या बोलते हैं, फेज जो होता है, डीएनए का संश्लेषण जो होता है एस फेज में होता है। किस फेज में होता है? एस फेज में होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। यह मात्रा में फॉल्स क्या होता है? दोगुना होता है। ठीक है, G2 फेज की अगर हम बात करें तो G2 फेज में डीएनए संश्लेषण रुक जाता है, किंतु आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? तो समसूत्री विभाजन में एकमात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। एकमात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री जो विभाजन होता है ये जनन कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? जनन कोशिका में होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। इस विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की कितनी होती है? तो ये समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की क्या होती है? बराबर होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाइल का स्रोत क्या होता है? तो बाइल पित्त जो होता है इसका निर्माण कहाँ होता है? तो ये जिगर में होता है। ये बाइल यानी पित्त का निर्माण यकृत में होता है तथा पित्त पित्ताशय में जमा होता है। तो ये यकृत यानी कि जिगर में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। यकृत का अगर औसत वजन देखें तो 1500 ग्राम या 1.5 kg 1.5 kg होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो होता है यकृत होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यह शरीर के ताप को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, दांत का एनामेल किससे बना है? तो दांत का एनामेल जो है ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इसमें कैल्शियम फास्फेट जो होता है 85% होता है और कैल्शियम कार्बोनेट 10% होता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम फास्फेट। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को हम कैसे मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तापमान को केल्विन में मापा जाता है और विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो होमोडोंट दांत जो है ये मछली में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। वैसा जीव जिनके जबड़े पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं होमोडोंट कहा जाता है। जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, मछली, ये सब क्या होते हैं? इनके दांत जो होते हैं होमोडोंट होते हैं।
अगर देखिए मानव, तेंदुआ, घोड़ा में हेटेरोडोंट दांत होते हैं। मानव, तेंदुआ, घोड़ा में हेटेरोडोंट दांत होते हैं और वैसे जीव जिनके जबड़ों पर भिन्न प्रकार के दांत होते हैं उसे ही हेटेरोडोंट कहलाता है, जैसे मनुष्य, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, डॉल्फिन इत्यादि जो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का अधिकांश भाग जो होता है ये छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है और छोटी आंत से निम्न एंजाइम स्रावित होता है। क्या होता है? तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, इरेप्सिन, प्रोटीन, पेप्टोन, एमिनो अम्ल में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, छोटी आंत। माल्टेज, मोल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और लेक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लेक्टोज में भी परिवर्तित यहीं से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, कौन है? तो रेनिन जो है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन होता है। ठीक है, रेनिन अमाशय से निकलता है। जैसे उम्र बढ़ने के साथ रेनिन एंजाइम की क्या हो जाती है? कमी हो जाता है, जिससे बुढ़ापा में क्या होता है? दूध नहीं पच पाता है बुढ़ापा में। दूध का उजला रंग जो होता है ये क्रेसिन प्रोटीन तथा पीला कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जीवाणुओं में श्वसन स्थल कहाँ होता है? जीवाणुओं में श्वसन स्थल जो है ये मीसोजोम में होता है। कहाँ होता है? मीसोजोम से होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और मीसोसोम का निर्माण कोशिका झिल्ली के मुड़ने से होता है। जीवाणु एक कोशीय जीव होते हैं और जीवाणु में सर्कुलर डीएनए क्या होता है? पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुविक का विघटन कहाँ होता है? तो पाइरुविक का विघटन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन की क्रिया होता है उसे ही हम क्रिप्स साइकिल कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी का निर्माण होता है और ऑक्सीजन श्वसन के दौरान एक अणु ग्लूकोज से 38 एटीपी का निर्माण करता है। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? तो O2 से कौन जुड़ता है? तो ग्लूकोज जुड़ता है। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ऑक्सीजन ग्लूकोज से प्रतिक्रिया करता है। किससे करता है? ग्लूकोज से। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्वसन के दौरान ग्लूकोज से ही ऊर्जा प्राप्त होता है, इसलिए शरीर के लिए ऊर्जा को एकमात्र स्रोत ग्लूकोज है। ठीक है, अब देखिए इसका इक्वेशन है C6H12O6 प्लस 6O2 से अभिक्रिया करके 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, बंद खानों यानी माइंस में दुर्घटना का क्या कारण है? तो बंद माइन में दुर्घटना का कारण होता है CO। क्या होता है? बंद कारखानों में दुर्घटना के कारण क्या होता है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और CH4 को कीचड़ मार्क्स गैस कहते हैं। ठीक है, चलिए, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हृदय सिकुड़ता है वैसी स्थिति में जो दाब होता है उसे सिस्टोलिक दाब कहते हैं। इसका मान 120 mm या Hg में होता है। और जब हृदय फैलता है वैसी स्थिति में जो दाब होता है उसे डायस्टोलिक दाब कहते हैं। इसका मान क्या होता है? 80 mm होता है। और रक्त दाब मापने वाले यंत्र को एस्फाइगोनोमैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है? तो प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है फाइब्रिनोजन में।
तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन जो है प्लाज्मा प्रोटीन है जो रक्त स्कंदन यानी थक्का में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता माना जाता है? यूनिवर्सल दाता कौन माना जाता है? तो वो जो है यूनिवर्सल दाता माना जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, जो ओ होता है सार्वभौमिक रक्तदाता, ओ रक्त समूह होता है। ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगर रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है और ए बी में एंटीबॉडी प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है। रक्त में सफ़ेद रक्तकण डैश होते हैं। तो रक्त में सफ़ेद रक्तकण जो होते हैं शरीर में संक्रमण से बचाने का कार्य करते हैं। तो शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है और डब्ल्यूबीसी की संख्या देखा जाए तो 8000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होता है। रुक जाइए, थोड़ा सा मोबाइल में मेरा प्रॉब्लम हो जाता है, रहे क्या कहा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? तो हृदय के कार्य को कार्डियोग्राम जो होता है यानी कि ईसीजी जो होता है ये सही रूप बताता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इकोकार्डियोग्राम जो से हृदय की गति का क्या चलता है, पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का रंग होता है। आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण ये होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। उसी तरीके से लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण जो होता है यकृत में, गुर्दे में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रिक या गुर्दे की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं और ब्रिक में पत्थर का निर्माण कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। और इसका अगर ब्रिक या गुर्दा का आकार देखेंगे तो 11x5x3 cm होता है। ठीक है, किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? तो किडनी की संरचनात्मक इकाई जो होती है ये नेफ्रॉन होती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानवों में विक्राणुओं का कार्य निम्न में से क्या होता है? तो मानवों में विक्राणुओं का कार्य जो होता है ये उत्सर्जन का होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। जीवों में भोजन प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। और श्वसन वह रासायनिक क्रिया होता है जिसमें O2 ग्रहण किया जाता है जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज टूटकर CO2 तथा जल में परिवर्तित हो जाते हैं। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यूरिया जो है गुर्दे से किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी यूरिया गुर्दा के द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। गुर्दा रक्त में आवश्यक तत्व को बनाए रखना है। यह रक्त के पीएच मान का क्या करता है? नियंत्रित करता है। हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होता है? तो ये लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है? पीड़ा होता है। लैक्टिक एसिड को C3H6O3 का कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है कान की होती है, स्टिपी जिसे बोला जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हड्डियों की संख्या 206 होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अस्थिबंध लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये हड्डी से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी को क्या बोला जाता है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को फीमर बोला जाता है जो जांघ की हड्डी होती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले छोटी हड्डी की बात कीजिए तो स्टेपिज बोला जाता है जो कान में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है? यानी कि ऐच्छिक क्रिया नहीं है। कुर्सी का घूमना, पहले बंद करना, किसी वस्तु पर बात करना, हृदय का धड़कना। तो हृदय का धड़कना जो होता है ऐच्छिक क्रिया नहीं, ये ऑटोमेटिकली होता है।
तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो इसके लिए मेरुरज जो है, मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्यवाही के लिए मेरुरज जिम्मेदार है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, डैश उत्तक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालक करते हैं। ठीक है, डैश उत्तक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। तो ये नर्वस उत्तक जो होता है, नर्वस उत्तक जो है न्यूरॉन से बना होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि डैश मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग क्या होता है? तो डैश मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग जो होता है ये अग्र मस्तिष्क होता है। क्या होता है? अग्र मस्तिष्क होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मेडुला द्वारा आवेगों का चालन मस्तिष्क और मेरुरज के बीच होता है, और मेरुरज जो होता है मस्तिष्क से आने वाले या जाने वाले उद्दीपनों को क्या करता है? वो संवहन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो श्वसन की क्रिया को मेडुला ऑब्लोंगाटा नियंत्रित करता है। क्या करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है ये नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो प्राथमिक यौन अंग जो होता है ये वृषण होता है, यानी कि टेस्टिस होता है। क्या होता है? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और स्पर्म का निर्माण तथा मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण वृषण में ही होता है, और टेस्टिस के बाहर एक पतली जैसी होती है जिसे वृषण कोष कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो गर्भनाल जो होता है माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण करने में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। गर्भनाल जो होता है माता और भ्रूण के शरीरों में संबंध स्थापित करने वाला होता है, और गर्भनाल को अपरा भी कहा जाता है। मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? तो ये अंडाशय यानी कि ओवरी में निर्मित होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? अंडाशय, योनि, गर्भाशय, शुक्रवाहिका। तो शुक्रवाहिका जो होता है ये मादा प्रजनन का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुक्रवाहिका जो होता है शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? तो पुरुष में एक अंडकोश की संख्या कितनी होती है? एक। तो पुरुष में वृषण की संख्या 2 होता है। ठीक है, पुरुष में वृषण की संख्या 2 होता है और अंडकोश की संख्या 1 होता है। नेक्स्ट, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जीन का आधा हिस्सा। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जीन का आधा हिस्सा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होती है, तो क्रोमोसोम 46 होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। 44 गुणसूत्र को ऑटोसोम कहते हैं, और ऑटोसोम शरीर के निर्माण में सहायक होता है। 2 गुणसूत्र को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, यह लिंग के निर्धारक में क्या होता है? सहायक होता है। और क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? तो थैलेसीमिया, एनीमिया, रतौंधिक कैंसर। तो कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? तो थैलेसीमिया जो होता है आनुवंशिक विकार है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनक होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि उनमें क्या होता है? विषम दिखने वाले गुण थे।
मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। फिलोसफी जूलॉजिकल नामक पुस्तक को लैमार्क पुस्तक के लेखक कौन थे? लैमार्क जो थे ये फिलोसफी जूलॉजी थे, और सिस्टेमा नेचुरा पुस्तक के लेखक कैरोलस लिनियस थे। ठीक है, चलिए। होमोस्पेसियस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स डैश थे। तो ये क्रो-मैग्नस जो थे, क्रो-मैग्नस होमोसैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइड थे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये अगला और ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत जो था चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चार्ल्स डिकेंस अंग्रेजी उपन्यासकार थे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके एसके झा सर का रेलवे का ग्रुप डी का गेस्ट पेपर का बायोलॉजी का पार्ट 2 लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज बायोलॉजी का जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है वो सारा खत्म हो जाएगा इस पार्ट 2 में ही। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और आप सबसे मेरा प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक मुझे और मोटिवेट करेगा और मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आप सभी के लिए बनाता रहूँगा। तो चलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा सा डीमोटिवेट मैं भी होता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया है? तो द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन जो किया है ये चार्ल्स डार्विन ने किया। किसने किया है? चार्ल्स डार्विन ने किया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश समरूप अंग होते हैं, यानी क्या जो होते हैं समरूप अंग होते हैं। तो लॉबस्टर जो होते हैं, लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फॉल जो होते हैं ये क्या होते हैं? समरूप अंग होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चमगादड़ के पंख और व्हेल के जो फ्लिपर होते हैं ये समजात अंग होते हैं। अब मानव के छाल और बैल के पैर क्या होते हैं? समजात अंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। परिस्थिति यानी इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो ये आर्थर टॉसले ने परिभाषित किया था। किसने किया था? आर्थर टॉसले, यानी एजी टेंसली के पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित किया था। इकोसिस्टम को अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और चार्ल्स एटलन ने इकोसिस्टम में अलग अलग श्रेणियों द्वारा भोजन के तरीकों को दर्शाने के लिए एक कंसेप्ट को विकसित किया था जिसे खाइए और खाने दीजिए कहा जाता है। ठीक है, तो आर्थर टॉसले क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। पौधों के विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। पौधों के विभिन्न अंग वनस्पति और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं? इसी को बायोमास कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। बायोमास ऊर्जा का स्रोत होता है और बायोमास को सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जाता है और इनको विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन में परिवर्तित करने के बाद भी इस्तेमाल में किया जाता है। ठीक है, चलिए जैसे आप देख सकते हैं कि धान की भूसी, गन्ने की खोई, इन सब को बाद में भी उपयोग में लाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था ये सन 2005 में प्रभावित हुआ है। तो ऑप्शन क्या है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है
कि इनमें से सिंगापुर में आयोजित वार्षिक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही को प्रोत्साहित करने वाला अभियान कौन सा है? तो ये इको एक्शन दिवस जो है, इको एक्शन दिवस सिंगापुर में आयोजित वार्षिक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही को प्रोत्साहित करने वाला अभियान है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस केंद्र मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड डीड्स अभियान शुरू किया था? तो ये किसने शुरू किया था? तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रदूषण के संकट से निपटने में लोगों की रोजमर्रा की आदतों में सुधार करने से जुड़ी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उस वक्त ग्रीन गुड डीड्स अभियान की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट, पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं? तो ये थैलेफाइटा जो होते हैं, ये पादप समूह में केंद्रीय संरचना वाले पौधे में आते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और ब्रायोफाइटा की बात किया जाए, ब्रायोफाइटा को पादप समूह का उभयचर कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, ये आई कंफर्ट में आ गया है, इसको सीधा कर लें। चलिए नेक्स्ट, मशरूम एक डैश होता है। तो मशरूम एक क्या होता है? कवक होता है। मशरूम एक कवक होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और मशरूम में सबसे अधिक प्रोटीन होता है, 48% मशरूम में प्रोटीन पाया जाता है। और मशरूम ही एक ऐसा कवक है जिसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। मशरूम ही एक ऐसा कवक है जिसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। और मशरूम को छोड़कर जितने भी कवक होते हैं वह सभी क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। मशरूम को छोड़ के जितने भी कवक होते हैं वो जहरीले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं है? कारा, रिक्सिया, वाल्वा, स्पाइगोरिया। तो रिक्सिया जो होता है ये थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा किस समूह के पौधों में नहीं पाए जाते हैं? तो ये फूल के में नहीं पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा जो होते हैं ये पादप समूह के पौधों में एक निश्चित पीढ़ी एकांतरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश संवहनी उत्तक वाले पहले जमीनी पौधे थे। तो टेरिडोफाइटा जो थे ये संवहनी उत्तक वाले पहले जमीनी पौधा थे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और इस समूह में पौधे जाइलम और फोलियम का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं। तो एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग जो होते हैं ये पुष्प में उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर होगा। फूल के अध्ययन को एंथोलॉजी भी कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको भी आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, रक्त डैश प्रकार के उत्तक का एक उदाहरण होता है। रक्त जो है ये संयोजी प्रकार का उत्तक का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। रक्त को तरल संयोगी उत्तक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरल संयोगी उत्तक भी कहा जाता है। और तरल संयोजी उत्तक जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है? तो संयोजी उत्तक कौन सा है? तो हड्डी एक संयोजी उत्तक होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी उत्तक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पेशी उत्तक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ये कौन कौन होते हैं? अनारेखित या अनैच्छिक पेशी, रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी और हृदय पेशियाँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, डैश उत्तक संवहन फूल बनाते हैं। डैश उत्तक संवहन फूल बनाते हैं यानी कि जाइलम और फ्लोएम उत्तक जो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम उत्तक संवहन फूल बनाते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और जाइलम तथा फ्लोएम जटिल उत्तक के प्रकार हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, डैश उत्तक एकमात्र पादप उत्तक हैं जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं को उत्पादन करते हैं। तो विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक जो होते हैं ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। विभाज्योतक जो होते हैं
कोशिकाएं विभाजन करती हैं जिसके फलस्वरूप पौधे का के शरीर का क्या होता है, आकार बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, डैश निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम क्या हो जाएगा, जगत संघ वर्ग गण कुल वंश जाति। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई डैश होती है। तो मूल इकाई क्या होती है, जाति होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा क्या होता है, प्रजनन हो सकता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। टेपवर्म फाइलम डैश से संबंधित होता है। तो टेपवर्म फाइलम जो होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ से संबंधित होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और इस संघ के अंतर्गत फैसिभोला, प्लेनेरिया, सिस्टोमा इत्यादि जीव आते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किस कीट के दांत होते हैं, मधुमक्खी, मक्खी, तितलियाँ, ततैयों एवं भैरों। तो ततैयाँ तथा भैरों के क्या होते हैं, दांत होते हैं। और मधुमक्खी, मक्खी तथा तितली में दांत नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है। तो बीसीजी का टीका जो होता है ये क्षय रोग से बचाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैकुलस कैलमेटी ज्यूरिन। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका खोज जो है डालमेट ग्यूरिन ने किया था। क्या होता है, इसका बीसीजी का फुल फॉर्म ही होता है बैसिलस कैलमेटी ज्यूरन। क्या होता है, इसे ग्यूरिन ने, ठीक है, चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो बायोडीजल जो है जट्रोफा, करन, सोयाबीन यानी कि इन सभी को मिला के तैयार किया जाता है। यानी इसको जट्रोफा का और करन तथा सोयाबीन से तैयार किए जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन किस देश में होता है। तो सबसे अधिक रेशम का उत्पादन जो होता है ये चीन में होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह एक क्या होते हैं, वह एक जीवाणु होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। सुनहरे धान में प्रचुरता होती है, सुनहरे धान में विटामिन ए की प्रचुरता होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी क्या होता है। तो मादा एनाफिलिस जो होता है मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो खसरा जो होता है वो विषाणु जनित रोग होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता डैश का लक्षण होता है। तो यूरिक अम्ल का जो अधिकता होता है वो किसका लक्षण होता है, तो गठिया का होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एलिसा निम्नलिखित में से क्या है। तो एलिसा जो होता है एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा का टेस्ट होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण होता है। तो हीमोफीलिया जो होता है ये आनुवंशिक रोग का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर का कोई अंग कट जाता है तब रक्त का थक्का नहीं जानता एवं शरीर से संपूर्ण रक्त बाहर निकल जाता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए हीमोफीलिया डेंजर ये है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है। तो जीका वायरस जो है ये मच्छर के द्वारा मनुष्य में संचरित होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यह एडिज मच्छर द्वारा फैलता है। ये किस मच्छर द्वारा फैलता है, तो एडिज मच्छर द्वारा फैलता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये जैवमंडल है, जैवमंडल। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। हमारे चारों ओर जीवित जगत है जिसे हम जैवमंडल से
के सम्मिलित किया जाता है। भारत में धारणीय के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सबसे अच्छा स्रोत कौन है? कोयला है। कोयला विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित है? तो वायु प्रदूषण से कौन संबंधित है? तो स्मॉग। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिस्थिति तंत्र संकलना को प्रस्तावित किया था, किसने प्रस्तावित किया था? तो ये टेंसले ने इसको प्रस्तावित किया था, एजी टेंसले। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। परिस्थिति की इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग रिटर ने किया था। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है, यानी ये जीव और वातावरण के बीच का संबंध होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व ने चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो चिपको आंदोलन के बाद सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में मिला था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। इस आंदोलन का शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से हुआ था। यह आंदोलन किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। नेक्स्ट, मछली के लिवर ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में होता है? तो मछली के लिवर ऑयल में विटामिन डी जो होता है ये प्रचुर मात्रा में होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन होता है? तो घाव को भरने में विटामिन सी जो है ये सहायक होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग भी होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? तो कोबाल्ट नामक खनिज जो है ये विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। ठीक है, यह विटामिन शरीर में आरबीसी के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। यह विटामिन दूध, फल, अंडा, मांस इत्यादि में भी पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विटामिन सी को डैश भी कहा जाता है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है और उसकी कमी से होने वाले रोग सुमेलित नहीं हैं? तो नहीं है हमसे पूछा गया है, कौन सा नहीं है? कैल्सीफेरॉल, अस्थि, नियोसिन, पेलाग्रा, कोबालामिन, संघाती रक्तचाप और राइबोफ्लेविन, बेरी। तो बेरी विटामिन 1 की कमी से कारण से होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से किया जाता है? तो रक्तहीन सर्जरी आपका लेजर के माध्यम से किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और लुईस पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो ये रेबीज के टीका के लिए लुईस पास्चर को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रुक जाइए, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित किया जाता है? तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो है एल्बर्ट साबिन के द्वारा वैक्सीन किया गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे जो है हेलोफाइटा कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है? तो पालक जो है ये ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ का आयु का निर्धारण होता है? तो पेड़ का आयु का निर्धारण वार्षिक वलय की संख्या से होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और लिटमस का घोल डैश से निकलता है? तो लिटमस का घोल जो लाइकेन से निकलता है। और एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता डैश के कारण उपयोगी जल, जैम, मुरब्बे बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है? तो पेप्टिन का किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। और ये सारा क्वेश्चन बायोलॉजी का ख़त्म हो गया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।